हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने हिंदी साहित्य सीरीज़ को शुरू कर रखा है, तो जो भी स्टूडेंट अपने सीयूटी की, यूजीसी हिंदी नेट की, टीजीटी पीजीटी हिंदी की या फिर किसी भी स्टेट का कम्पिटिटिव एग्जाम है और आपका विषय यदि हिंदी है, तो ये सीरीज़ आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज जो हमारा विषय है वो है प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी उपन्यास। तो प्रेमचंद्रोत्तर जो हिंदी उपन्यास है, इसमें अलग अलग विषयों को लेकर के जो है उपन्यास लिखे गए थे, इसलिए विषयों के आधार पर प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी उपन्यासों को जो है 5 श्रेणियों में बांटा गया था। कितनी श्रेणियों में? तो 5 श्रेणियों में इनको जो है बांटा गया था। तो वो श्रेणियाँ कौन सी थी? तो वो श्रेणियाँ थी, सबसे पहले आता है, ये थी मनोविश्लेषणवादी विश्लेषणवादी उपन्यास। जो दूसरी श्रेणी के उपन्यास थे वो कौन से थे? दूसरी श्रेणी के उपन्यास थे साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यास। तीसरी श्रेणी के जो हमारे उपन्यास थे वो कौन से थे? वो थे आंचलिक उपन्यास। चौथे श्रेणी के जो उपन्यास थे वो थे ऐतिहासिक उपन्यास। और 5वीं श्रेणी के जो उपन्यास आएंगे वो हैं प्रयोगवादी या आधुनिक बोधवादी उपन्यास। तो इस प्रकार से ये जो प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी उपन्यास है, इनको इन 5 श्रेणियों में बांटा गया था। तो जो पहली श्रेणी है मनोविश्लेषणवादी उपन्यास और साम्यवादी या फिर प्रगतिवादी उपन्यास, ये 2 उपन्यास जो हैं इनको मैंने विस्तार से पढ़ा दिया है कि इन उपन्यासों के अंतर्गत कौन कौन से उपन्यास आते हैं और उनके उपन्यासकार यानी कि रचनाकार कौन है। तो उन सभी को मैंने विस्तार से पढ़ाया है। जिस भी स्टूडेंट ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ देख सकते हैं। तो अब आज का जो हमारा विषय रहेगा उसमें हम आंचलिक उपन्यासों को और ऐतिहासिक उपन्यासों को इनको हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम जो है शुरू करते हैं। हम तीसरी श्रेणी है वो कौन सी है? आंचलिक उपन्यास। तो आंचलिक उपन्यास कौन से होते हैं? प्रेमचंद्रोत्तर युग के जिन उपन्यासों में ग्रामीण लोक संस्कृति और ग्रामीण जीवन की जो समस्याएं हैं उनको चित्रित किया गया है, उनको दर्शाया गया है, उन उपन्यासों को आंचलिक उपन्यासों की श्रेणी में रखा जाता है। तो इस श्रेणी में कौन कौन से प्रमुख उपन्यासकार रहे हैं? तो फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन, श्रीलाल शुक्ल, शिव प्रसाद सिंह। तो ये जो है हमारे आंचलिक उपन्यासकार हैं। ये कौन है? तो ये हमारे आंचलिक उपन्यासकार हैं। तो चलिए हम इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु। तो फणीश्वर नाथ रेणु के कौन कौन से उपन्यास हैं? तो उनको जान लेते हैं। मैला आंचल 1954, परती परिकथा 1957, दीर्घ तपा 1964, जलूस 1965, कितने चौराहे 1966, कलंक मुक्ति 1976, पलटू बाबू रोड ये 1989 ईस्वी। तो ये जो है फणीश्वर नाथ रेणु के जो है प्रमुख उपन्यास है। इन उपन्यासों से संबंधित या फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित जो हमारे महत्वपूर्ण तथ्य या विशेष तथ्य हैं तो उनको हम जान लेते हैं। प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी उपन्यास में फणीश्वर नाथ रेणु के जो उपन्यास है, कौन सा? मैला आंचल, उनका प्रकाशन एक महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि यहीं से एक नई व मौलिक प्रवृत्ति आंचलिक उपन्यासों के रूप में शुरू हुई थी। यानी कि जो फणीश्वर नाथ रेणु का जो मैला आंचल उपन्यास है वो क्या है? एक आंचलिक उपन्यास है और वहीं से ही जो है आंचलिक उपन्यास लिखने की जो परंपरा थी वो शुरू हुई थी। इस उपन्यास में इन्होंने किसान जमींदार संघर्ष एवं तत्व संबंधी राजनीतिक जो आंदोलन है उनका चित्रण इस उपन्यास के अंतर्गत फणीश्वर नाथ रेणु ने किया है। आंचलिक उपन्यास अपनी संरचना में अन्य उपन्यासों से काफ़ी होता है। इसमें नायक कोई पात्र न हो करके अंचल ही नायक होता है, यानी कि जिस क्षेत्र विशेष के बारे में ये उपन्यास लिखा जाता है तो वो क्षेत्र विशेष ही उस उपन्यास का नायक होता है। इसका उद्देश्य है
अंचल का बहुयामी या फिर जीवंत चरित्र प्रस्तुत करना ही होता है। इसमें अंचल की लोक भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है वो किया जाता है। मैला जो आंचल उपन्यास है, इसमें किस गांव का वर्णन हुआ है? तो इसमें पूर्णिया जिले के मोरीगंज गांव की कथा को इसमें केंद्र बिंदु बनाकर रखा गया है, प्रस्तुत किया गया है। अब हम आगे देख लेते हैं कि मैला आंचल का जो कथा काल है वो 1946 ईस्वी से लेकर के 1948 ईस्वी के बीच का है। मैला आंचल जो उपन्यास है वो आज़ाद भारत के ग्रामीण अंचलों के जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो यथार्थ जो जीवन है उसका जो है वर्णन यानी कि उसका चित्रण उस उपन्यास में दर्शाया है। किसने? फणीश्वर नाथ रेणु ने। फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित दूसरा उपन्यास कौन सा है? तो परती परिकथा। इस उपन्यास में भी पूर्णिया जिले के पुरानपुर गांव की कथा कही गई है, जिसका समय कितना है? 1953 ईस्वी से लेकर के 1956 ईस्वी तक का इसमें जो कथा है वो कही गई है। फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित एक उपन्यास है दीर्घतपा। दीर्घतपा उपन्यास का जो कथा केंद्र है वो कौन सा है? पटना जिले का वर्किंग वीमेंस हॉस्टल है। उपन्यास में छात्रावास के भीतर के जो भ्रष्टाचार, स्त्रियों का दैहिक शोषण, इन सब का वर्णन फणीश्वर नाथ रेणु ने इस उपन्यास में किया है। बेला गुप्त उपन्यास का क्या है? केंद्रीय पात्र है। किसका? दीर्घतपा जो उपन्यास है उसका केंद्रीय पात्र कौन है? तो बेला गुप्त जो है इसका प्रमुख पात्र है इस उपन्यास का। अब हम आगे देख लेते हैं कि जो फणीश्वर नाथ रेणु का जलूस उपन्यास है उसके अंतर्गत किसका वर्णन किया गया है। जलूस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हुए जो हिंदू शरणार्थी थे उनकी दारुण कथा का वर्णन इस उपन्यास के अंतर्गत रेणु जी ने किया है। कितने चौराहे, ये जो है इनका एक उपन्यास है। इस उपन्यास में आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले और अपना बलिदान देने वाले युवकों को केंद्र में रख करके ये जो उपन्यास है वो फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। इस उपन्यास में देश के युवकों में देश प्रेम की सेवा भाव, त्याग आदि का जो आदर्श है उसको स्थापित करने का प्रयास फणीश्वर नाथ रेणु ने इस उपन्यास के जरिए किया है। पलटू बाबू रोड जो उपन्यास है, फणीश्वर नाथ रेणु की मृत्यु के पश्चात ये जो उपन्यास था वो प्रकाशित हुआ था। इसमें पलटू बाबू रोड कस्बे एवं बंगाली परिवार के चारित्रिक पतन की कहानी जो है इस उपन्यास के अंतर्गत कही गई है। आगे के अनुसार रेणु जी के जो उपन्यास में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती हुई दिखाई देती है। तो ये किसने कहा है? ये अज्ञे जी ने कहा है फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों के बारे में। अब जो हमारे दूसरे आंचलिक उपन्यासकार है वो है नागार्जुन। तो इनके कौन कौन से उपन्यास महत्वपूर्ण है, प्रमुख हैं, तो उनके विषय में और उनसे उपन्यासों से संबंधित कौन कौन से प्रमुख तथ्य हैं तो उनको भी हम जान लेते हैं। रतिनाथ की चाची 1948, बल्चनमा 1952, नई पौध 1953, बाबा बटेश्वर नाथ 1954, वरुण के बेटे 1957, दुख मोचन 1957, कुंभी पाक 1960, हरिक जयंती 1961, उग्र तारा 1963, जमनिया का बाबा 1968, अमरतिया 1968, पारो 1975 और गरीबदास 1989 ईस्वी। तो ये जो है नागार्जुन के प्रमुख उपन्यास हैं। तो उनसे संबंधित कौन कौन से तथ्य हैं तो उनको भी हम जान लेते हैं। जो नागार्जुन हैं उन्होंने मिथिलांचल के जो गांव हैं उनको अपनी कथा का आधार बनाया है। कहने का तात्पर्य ये है कि नागार्जुन ने जितने भी उपन्यास लिखे हैं उन उपन्यासों को जो मिथिलांचल के जो गांव हैं उनको अपनी कथा का आधार बनाया है, केंद्र बनाया है। रतिनाथ की जो चाची जो ये नागार्जुन का उपन्यास है ये इनका प्रथम उपन्यास माना जाता है जो एक मिथिला विधवा के जीवन पर केंद्रित है।
उपन्यास मिथिलांचल एवं मैथिल ब्राह्मण समाज के अंतर विरोधों को उजागर करता हुआ ये उपन्यास है। साथ ही इसमें नारी शोषण की जो समस्या है उसको भी चित्रित किया गया है। बल्चनामा जो उपन्यास है, यह उपन्यास आज़ादी से पहले के दरभंगा जिले को केंद्र में रखकर इस उपन्यास को जो है रचित किया गया है, यानी कि इस उपन्यास को लिखा गया है। दलित युवक कौन है? बल्चनामा जो इस उपन्यास का क्या है, वो नायक है, जो राजनीति के दांव सीखने के बाद अन्याय एवं शोषण का जो विरोध करता है। तो विरोध करने के दौरान जो संघर्ष उन्होंने किया उसका वर्णन जो है इस उपन्यास के अंतर्गत जो है नागार्जुन ने किया है। नई पौध के अंतर्गत अनमेल विवाह एवं अप्रासंगिक रूढ़ियों का विरोध जो है इस उपन्यास के अंतर्गत दिखाया गया है। बाबा बटेश्वर नाथ जो नागार्जुन का उपन्यास है, इस उपन्यास में बरगद के पेड़ को बचाने हेतु किसानों के संघर्ष का जो चित्रण, यानी कि किसानों ने जो संघर्ष किया है बरगद के पेड़ को बचाने के लिए, उन सभी संघर्षों का वर्णन बाबा बटेश्वर नाथ उपन्यास के अंतर्गत नागार्जुन ने किया है। वरुण के बेटे उपन्यास में मिथिला के जमींदारों के विरुद्ध वहाँ के मछुआरों के संघर्ष का चित्रण जो है इस उपन्यास के अंतर्गत उन्होंने किया है। दुख मोचन जो उपन्यास है, इसमें किसका वर्णन है? तो इसमें ग्रामीण पर आधुनिक सभ्यता के प्रभाव का चित्रण नागार्जुन जी ने किया है। हरिक जयंती में तत्कालीन नेताओं की जो चरित्रहीनता है उसको इसमें दर्शाया गया है। अमर्त्या उपन्यास में समाज के जो बुगला भगत है उनकी पोल इस उपन्यास के जरिए नागार्जुन ने खोली है। पारो उपन्यास बाल विवाह की समस्या पर केंद्रित ये उपन्यास है। और गरीबदास उपन्यास में स्वाधीन भारत के गांव के जो सामाजिक और आर्थिक अंतर विरोध है उसका चित्रण इस उपन्यास के अंतर्गत इन्होंने किया है। अगले जो हमारे आंचलिक उपन्यासकार हैं तो वो कौन है? श्रीलाल शुक्ल है। तो इनसे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं और उपन्यास है तो उनको भी हम जान लेते हैं। सूनी घाटी का सूरज 1957, अज्ञात 1962, राग दरबारी 1968, सीमाएं टूटती हैं 1973, आदमी का जहर 1974, मकान 1976, पहला पड़ाव 1987, विश्रामपुर का संत 1998, राग विराग 2001। तो ये जो है श्रीलाल शुक्ल जी के प्रमुख उपन्यास हैं। तो इन उपन्यासों से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य है? कहने का तात्पर्य है कि श्रीलाल शुक्ल ने इन उपन्यासों में किसका वर्णन किया है, किसको आधार बना करके इन्होंने इन उपन्यासों की रचना की है। तो चलिए हम उनको जान लेते हैं। श्रीलाल शुक्ल के द्वारा रचित सूनी घाटी, ये क्या है? सूनी घाटी का जो उपन्यास है, इस उपन्यास में प्रतिभा संपन्न निर्धन छात्र के संघर्ष की कथा श्रीलाल शुक्ल जी ने इस उपन्यास में की है। अज्ञातवास में एक व्यक्ति के अपनी दिव्यांग पत्नी के प्रति क्रूर होने, क्या होने? क्रूर होने तथा पश्चाताप करने का चित्रण इस उपन्यास के अंतर्गत किया गया है। राग दरबारी जो उपन्यास है वो कैसा उपन्यास है? तो वो व्यंग प्रधान उपन्यास है। इस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के गांव शिवपालगंज को केंद्र में रखकर इसका कथानक बुना गया है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश का जो गांव है कौन सा? शिवपालगंज, उसको केंद्र में रख करके श्रीलाल शुक्ल जी ने इस उपन्यास को लिखा है। शिवपालगंज के इंटर कॉलेज के माध्यम से देश के गांवों में व्याप्त सरकारी भ्रष्टाचार, अवसरवाद, कुत्सित राजनीति, छल प्रपंच, मूल्यहीनता और नैतिक पतन का यथार्थ चित्रण इस उपन्यास के अंतर्गत किया गया है। सीमाएं टूटती है इस उपन्यास में श्रीलाल शुक्ल जी ने प्रेम एवं अपराध मिश्रित कहानी का जो चित्रण है वो इन्होंने किया है। मकान जो उपन्यास है इसमें संगीतकार बाबू का मकान बनवाने के लिए अफसरों की जी हजूरी जो की जाती है उसका चित्रण इस उपन्यास के अंतर्गत श्रीलाल शुक्ल जी ने किया है। पहला पड़ाव उपन्यास में देश बड़े शहरों में भवन निर्माण में जुटे मजदूरों का जो शोषण होता है उसका चित्रण इस उपन्यास में इन्होंने किया है। विश्रामपुर का संत इस उपन्यास में श्रीलाल शुक्ल जी ने सत्ता लोलुप राजनीतिक
पुरुषों के छद्म और पाखंडपूर्ण चरित्र का क्या किया है, चित्रण किया है। इसमें राज्यपाल कुंवर जयंती प्रसाद के माध्यम से कांग्रेस में व्याप्त राजनीतिक अवसरवाद से लाभान्वित होकर बने बड़े तालुकदारों की भोग लिप्सा एवं ऐश्वर्य तथा भूदान आंदोलन की पोल खोलकर रख दी है। राजनीतिक अवसरवाद के कारण भ्रष्टाचार जीवन शैली का अनिवार्य अंग बन गया है, ये इन्होंने इस उपन्यास के जरिए दिखाया है। अब हम आगे देखते हैं। तो अगले जो हमारे आंचलिक उपन्यासकार है वो कौन है, तो वो है शिव प्रसाद सिंह। तो इनके कौन कौन से उपन्यास हैं तो उनको भी हम जान लेते हैं। अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है 1974, नीला चांद 1988, सैलूस 1989, कोहरे में युद्ध 1992, औरत 1993, दिल्ली दूर है 1993 और वैश्वानर 1996। तो ये जो है शिव प्रसाद सिंह के प्रमुख उपन्यास जो है हमें प्राप्त होते हैं। इनसे संबंधित कौन कौन से विशेष तथ्य है तो उनको भी हम देख लेते हैं। शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित अलग अलग वैतरणी उपन्यास में पूर्वांचल के ग्रामीण जीवन की नरकीयता का चित्रण जो है इस उपन्यास के अंतर्गत इन्होंने किया है। शिव प्रसाद सिंह ने गली आगे मुड़ती है जो ये उपन्यास है वो बनारस एवं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो परिसर हैं उनके छात्र जीवन को आधार में रख करके उन्होंने ये उपन्यास लिखा है, जिसमें युवा वर्ग का जो आक्रोश है उसको व्यक्त किया गया है। नीला चांद उपन्यास में भारतीय इतिहास के मध्यकाल की जो काशी है उसका चित्रण इन्होंने इस उपन्यास में किया है। सैलूस जो उपन्यास है इसमें विंध्य क्षेत्र के नटों का कबीलाई जीवन जो है उसका चित्रण इस उपन्यास के अंतर्गत शिव प्रसाद सिंह ने किया है। तो ये जो है हमने किसके विषय में जान रही है, तो ये जो शिव प्रसाद सिंह के जो उपन्यास है उनसे संबंधित जो तथ्य है उनको भी हम जान रहे हैं। तो अगला जो उपन्यास है वो कौन सा है, मंजूम सीमा। इसमें जो है लेखक की पुत्री मंजू के जीवन की करुण कथा का वर्णन इस उपन्यास के अंतर्गत इन्होंने किया है। कोहरे में युद्ध उपन्यास में जूझ होती यानी कि कौन कहाँ है ये बुलंदखंड में है, उसमें मुस्लिम आक्रांताओं की असफलता की जो कहानी है वो प्रस्तुत की गई है। औरत उपन्यास में स्त्री के शोषण, दमन एवं उत्पीड़न की जो कथा है उसका वर्णन इस उपन्यास में किया है। तो किस उपन्यास में, औरत उपन्यास में। दिल्ली दूर है इस उपन्यास के अंतर्गत हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव और सामंजस्य इसका चित्रण जो है इस उपन्यास के अंतर्गत किया गया है। वैश्वानर उपन्यास में काशी के वैदिक कालीन स्वरूप का चित्रण जो है शिव प्रसाद सिंह ने किया है। अभी जो हमने पढ़े वो हमने आंचलिक उपन्यासों के विषय में जाना। अब जो है हमारी चौथी श्रेणी के कौन से हैं उपन्यास, तो वो है ऐतिहासिक उपन्यास। तो ऐतिहासिक उपन्यास कौन से हैं और उनमें कौन कौन से उपन्यासकार आएंगे, तो प्रेमचंद्रोत्तर युग में जिन उपन्यासों में ऐतिहासिक घटनाओं का अधिक वर्णन किया गया है तो वे उपन्यास जो है ऐतिहासिक उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी में प्रमुखतः कौन कौन से उपन्यास शामिल हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, विष्णु प्रभाकर और वृंदावन लाल वर्मा। तो ये जो है ऐतिहासिक श्रेणी के उपन्यासकार हैं। तो इन्होंने कौन कौन से उपन्यासों की रचना की और उनसे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनको भी हम जान लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में हुआ था। तो इनके उपन्यास कौन है, तो बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, चारू चंद्र लेख 1963, पुनर्नवा 1973, अनाम दास का पोथा 1976। तो ये जो है हजारी प्रसाद के महत्वपूर्ण उपन्यास है जो क्या है हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखना है। अब हम जो है इनसे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनको हम जान लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों को एक नई ऊंचाई दी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया बाण भट्ट का आत्मकथा जो ये उपन्यास है, इस उपन्यास में इन्होंने कवि बाण भट्ट के जीवन को आधार में रखकर राजा हर्षवर्धन के समय की
सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्थितियों का चित्रण इन्होंने किया है। बाणभट्ट की जो आत्मकथा है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित होने पर भी मूलतः यह कल्पना और लोक श्रुति से प्राप्त प्रसंगों के संयोजन से जो है लिखी गई रचना है। जो छठी सातवीं शताब्दी की ये कथा इसमें क्या की गई है, वर्णित की गई है। बाणभट्ट की आत्मकथा में प्रेम का उदात्त स्वरूप चित्रण हुआ है। बाणभट्ट में कौन कौन से पात्र हैं, तो बाणभट्ट, निपुणिका, भटनी, ये जो इसके कैसे पात्र है, ये इनके क्लासिक पात्र इस उपन्यास के हैं। तो अब हम आगे के तथ्यों को भी जान लेते हैं कि चारूचंद्र लेख जो इनका उपन्यास है वो आत्मकथा शैली का लिखा हुआ उपन्यास है। इसमें राजा सातवाहन एवं रानी चंद्रलेखा की जो प्रेम कथा है उसका वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। चारूचंद्र लेख में 12वीं-13वीं शताब्दी की जो राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जो स्थितियां हैं उसका चित्रण, उसका वर्णन जो है इस उपन्यास में किया गया है। तुर्क एवं भारतीय शासकों के मध्य जो युद्ध हुए उनका वर्णन, तुर्क द्वारा भारतवर्ष के पराभव के कारणों की विवेचना, उन सभी का वर्णन इस उपन्यास में किया है। किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। चारूचंद्र लेख में भारतवर्ष के पराभव का कारण रूढ़िवादियां, अंधविश्वास, योग एवं तंत्र साधना से जकड़े होना, इन सभी का चित्रण जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। अगला जो इनका उपन्यास है वो कौन सा है, पुनर्नवा। तो पुनर्नवा उपन्यास में गुप्त काल के समय, विशेषकर समुद्र गुप्त के काल की सामाजिक व्यवस्था का चित्रण हुआ है। जो चौथी शताब्दी की क्या है, कथा है। वर्ण व्यवस्था और प्रेम बंधन की समस्याएं, इन सभी का चित्रण जो है पुनर्नवा उपन्यास में किया गया है। पुनर्नवा जो उपन्यास है वो शूद्रक द्वारा रचित कौन सा, मृच्छकटिकम की कुछ घटनाओं एवं लोरिकायन को आधार बना करके लिखा गया है। इसमें गोपाल आर्यक और चंद्रा की प्रेम कथा का वर्णन भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। अगला जो इनका उपन्यास है किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो ये जो है कौन सा है, अनाम दास का पोथा। तो अनाम दास का पोथा जो उपन्यास है उसमें कौन कौन से तथ्य हैं तो उनको हम जान लेते हैं। अनाम दास का पोथा जो उपन्यास है वो औपनिषदिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति पर आधारित ये उपन्यास है। यह उपन्यास छंदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद को आधार उसका बना करके ये जो उपन्यास है वो लिखा गया है। अनाम दास का जो पोथा है उपन्यास को, अनाम दास के पोथे को क्या कहा गया है, तो अनाम दास के पोथे को रैवक आख्यान भी कहा गया है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार अनाम दास का पोथा का जो लक्ष्य है वो औपनिषदिक आध्यात्मिक चिंतन का पूर्वाख्यान नहीं बल्कि उसकी आज की जिंदगी के अनुरूप जो उसकी व्याख्या की गई है। अनाम दास का पोथा उपन्यास में काम और प्रेम के बीच के अंतर को समझाते हुए कहा गया है कि काम आध्यात्मिक विकास का बाधक है जबकि प्रेम उसका क्या है, उन्नायक है। अगले जो हमारे ऐतिहासिक उपन्यासकार है वो कौन से हैं, तो गोविंद वल्लभ पंत है। तो इनके कौन कौन से उपन्यास है तो उनको हम जान लेते हैं। अमिताभ, एक सूत्र, नूरजहां, प्रतिभा, मदारी, यामिनी, मुक्ति के बंधन, जल समाधि, मैत्रेय और फॉरगेट मी नॉट, कागज की नाव, प्रकृति की राह। तो ये जो है गोविंद वल्लभ पंत के प्रमुख उपन्यास हैं। तो इनसे संबंधित तथ्य कौन कौन से हैं तो उनको भी हम जान लेते हैं। गोविंद वल्लभ पंत लेखक होने के साथ साथ क्या थे, एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ भी थे। ये उत्तर प्रदेश के सर्वप्रथम क्या थे, मुख्यमंत्री भी नियुक्त किए गए थे। इनके उपन्यासों में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की झलक जो है हमें देखने को मिलती है। अब जो अगले उपन्यासकार है वो कौन है, तो वो है उदय शंकर भट्ट। तो इनके उपन्यास कौन कौन से हैं तो उनको देखते हैं। नई मोड़ 1954, सागर लहरें और मनुष्य 1956, लोक परलोक 1958, शेष अशेष 1960, दो अध्याय 1963। तो ये जो है उदय शंकर भट्ट जी के उपन्यास हैं।
तो इनसे संबंधित तथ्य हैं तो उनको देखते हैं कि उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित जो उपन्यास है कौन सा, सागर लहरें और मनुष्य, इनको कई विद्वानों ने आंचलिक उपन्यास माना है। इस उपन्यास में मुंबई के निकट बरसोवा के मछुआरों की जिंदगी का यथार्थ एवं मार्मिक जो चित्रण है वो जो है उपन्यासकार जी ने किया है। उपन्यासकार कौन थे? उदय शंकर भट्ट, तो उन्होंने इसमें किया है। नए मोड़ में शिक्षित एवं स्वावलंबी स्त्री की व्यवस्था का अंकन जो है उपन्यास के अंतर्गत किया गया है। लोक परलोक उपन्यास में ग्रामीण जीवन पर आधुनिक सभ्यता के बढ़ते प्रभावों का चित्रण किया गया है। शेष अशेष उपन्यास में साधु संन्यासों के पाखंड युक्त भ्रष्ट चरित्र का चित्रण उपन्यास में किया गया है। अगले जो उपन्यास है वो है विष्णु प्रभाकर। तो विष्णु प्रभाकर ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं? तो ढलती रात 1951, निशिकांत 1955, तट के बंधन 1955, स्वप्नमयी 1956, दर्पण का व्यक्ति 1968, कोई तो 1980, अर्धनारीश्वर 1992, संकल्प 1993, स्वप्न 2014, संस्कार 2014। तो ये जो है विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। तो विशेष जो तथ्य हैं उनको भी देखते हैं कि विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया उपन्यास कौन सा? ढलती रात। इसमें ब्रिटिश भारत के सन 1920 से लेकर 1936 तक की सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। निशिकांत इनके पहले उपन्यास ढलती रात का ही क्या है? पुनर्लिखित रूप है, यानी कि जो ढलती रात उपन्यास है उसी को ही दोबारा से इन्होंने किस उपनाम से? ढलती निशिकांत रूप से 1951 ईस्वी में लिखा है। तट के बंधन उपन्यास प्रेम तथा विवाह एवं नारी समस्याओं को केंद्र में रख करके लिखा गया उपन्यास है। और जबकि स्वप्नमयी में तर्क से परे कल्पनामयी एवं स्वप्न जीवी स्त्री के जीवन का चरित्र जो है किसने? विष्णु प्रभाकर जी ने किया है अपने उपन्यास में। आगे देखते हैं। कोई तो उपन्यास में स्त्री के जीवन की नैतिक रूढ़ियों एवं बलात्कार पर आधारित समस्याओं को इंगित किया गया है। अर्धनारीश्वर उपन्यास में स्त्री के शोषण, बलात्कार एवं यातना का वर्णन करते हुए स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलताओं का चित्रण जो है किया गया है। कल्पना में परित्यक्ता स्त्री की मनस्थिति का चित्रण किया हुआ है। विष्णु प्रभाकर की दृष्टि में पुरुष एवं नारी प्रबल आकर्षण से मुक्त होकर ही पूर्ण रूप से मुक्त हो सकते हैं। तो ये किसने कहा है? ये विष्णु प्रभाकर जी ने कहा है। अगले जो हमारे उपन्यासकार हैं वो है वृंदावन लाल वर्मा। तो इनके कौन कौन से उपन्यास हैं? गढ़कुंडार 1929, विराटा की पद्मनी 1936, झांसी की रानी 1946, कचनार 1948, मृगनैनी 1950, माधव जी सिंधानिया 1957। तो ये जो है वृंदावन के प्रमुख उपन्यास हैं। इनसे संबंधित कौन कौन से तथ्य हैं तो उनको हम देख लेते हैं कि डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है, वर्मा जी के पूर्व हिंदी में सही अर्थों में ऐतिहासिक उपन्यासों का अभाव था। हिंदी में वृंदावन लाल वर्मा को सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि प्राप्त है। वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों में बुलंदखंड का इतिहास, प्रकृति, इन जीवन, लोकगीत, कथाओं आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। डॉक्टर गोपाल राय के शब्दों में वैज्ञानिक इतिहास बोध के साथ बुंदेलखंड अंचल के जातीय गौरव की कथा इन उपन्यासों में पूरी मार्मिकता के साथ में प्रस्तुत की गई है। गढ़कुंडार और विराटा की पद्मनी, ये जो दोनों उपन्यास हैं ये बुलंदखंड की मुस्लिम शासन काल की पृष्ठभूमि को आधार बना करके ये उपन्यास जो है इन्होंने लिखे हैं। तो गढ़कुंडार का जो समय है वो कितना है? दिल्ली सुल्तान बलवन 1268 से जो है 87 का जो समय है वो किसका? गढ़कुंडार का। और विराटा की पद्मनी, इसका जो समय है वो कितना है? मुगल शासक फर्रुखसियर 1713 से लेकर के 1719 तक का जो समय है वो किसका है? विराटा की पद्मनी का कथाकाल है। गढ़कुंडार में सिकंदर लोदी तथा विराटा की पद्मनी में आलिमरदान द्वारा मंदिरों एवं मूर्तियों का
ध्वंस चित्रण जो इस उपन्यास में इन्होंने किया है। यानी कि जो सिकंदर लोदी ने और जो ये लिमरदान थे, उन्होंने जो मंदिरों को और जो मूर्तियों को जो नष्ट किया था, तोड़ा था, उन सभी का वर्णन जो है इसके अंतर्गत किया गया है। कुंडार की जो प्रतिलिपि देखकर गणेश शंकर विद्यार्थी ने वृंदावन लाल वर्मा को वाल्टर स्कॉट की उपाधि है वो प्रदान की थी। वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को डॉक्टर गोपाल राय ने ब्रिटिश कालीन भारतीय इतिहास पर आधारित हिंदी का जो पहला उपन्यास माना है। तो ये किसने माना है? तो डॉक्टर गोपाल राय ने माना है। किसको? झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है, इस उपन्यास को इन्होंने क्या कहा है? इस उपन्यास को इन्होंने हिंदी का पहला उपन्यास माना है। फिर झांसी की रानी में रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र को केंद्र में रख करके देश गौरव तथा भारतीय नारियों के प्रति जो आस्था है उसका चित्रण इस उपन्यास में इन्होंने किया है। कचनार में सामंतवादी समाज में स्त्री अस्मिता के ऊपर जो सवाल उठाए गए हैं उनका चित्रण इस उपन्यास के अंतर्गत जो है वृंदावन लाल वर्मा ने किया है। इसमें बहुपत्नी विवाह एवं दासियों के व्यवस्थावश सेवा कार्य करने की जो समस्याएं हैं उनको चित्रण किया गया है, उनको प्रस्तुत किया गया, दर्शाया गया है। मृगनयनी उपन्यास कला के चरम विकास के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। जो हमने अभी तथ्य पढ़े ये किसके बारे में पढ़े थे? ये हमने ऐतिहासिक उपन्यास के बारे में पढ़े। तो आज के लिए इतना ही। आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट अपनी CUT की, UGC हिंदी नेट की, TGT PGT हिंदी की या फिर किसी भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम और उनका विषय यदि हिंदी है तो वो इन वीडियो के जरिए अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट ने मेरे टेलीग्राम चैनल को या इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, आप वहाँ जा करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पर नए आए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय।